हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। तो कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है? देखिए क्या होता है। हमारा देश गुलाम था यानी कि अंग्रेज़ों की हम कॉलोनी थे। आ रहा है समझ? भारत जो है वो गुलाम था। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे कब्ज़ा किया हुआ था, हम उनके गुलाम थे। और वो इसको क्या बोलते थे? हिंदी का शब्द है गुलाम, तो वो हमें क्या बोलते थे कि हम उनकी कॉलोनी हैं। और कॉलोनी से ही शब्द आया है कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। तो कॉलोनियलिज्म जो हम पे गुलामी की जा रही थी, और उसके बाद हमारे शहरों का क्या हुआ, हमारे शहरों में किस तरीके की कंडीशंस थी। द स्टोरी ऑफ एन इम्पीरियल कैपिटल। अब ये इम्पीरियल कैपिटल क्या होता है? देखिए, इम्पीरियल जो भी राजा महाराजा या फिर ये जो राजसी होते हैं ना, इनसे जो भी चीज़ रिलेटेड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीरियल। द स्टोरी ऑफ इम्पीरियल कैपिटल। तो इम्पीरियल कैपिटल जो कॉलोनियलिज्म थी, उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, उनकी जो कैपिटल थी उसके बारे में और फिर हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं। तो व्हाट हैपन टू सिटीज़ अंडर द कॉलोनियल रूल। तो जो कॉलोनियल रूल था, ये जो हमारे पे गुलामी चल रही थी अंग्रेज़ों की, इस समय पर सिटीज़ की, शहरों की क्या कंडीशंस थी। तो यू हैव सीन हाउ लाइफ इन द कंट्री साइड चेंज आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर। तो आप लोगों ने देखा कि जो कंट्री साइड था, कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड होता है गांव वाला इलाका। आप लोगों ने देखा कि गांव वाला, इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोग देख चुके हैं कि जो ब्रिटिश पावर थी वो गांव के लोगों पर उसका कैसा असर पड़ा था। अब व्हाट हैपन टू द सिटीज़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। जो शहर थे उनके साथ क्या हुआ इसी टाइम, ये जो पीरियड था जब अंग्रेजी शासन हमारे देश पे चल रहा था, तो शहरों का क्या हुआ। आंसर विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ टाउन और सिटी वी आर डिस्कसिंग। तो आंसर डिपेंड करता है कि किस तरीके के सिटी और टाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे कैसा वो तट के इलाके का था, यानी कि पोर्ट के साइड की सिटी थी, या फिर वहाँ पे कोई क्या क्या काम चलता था। इससे डिपेंड करेगा कि वहाँ की कंडीशन कैसी थी। हिस्ट्री ऑफ अ टेम्पल टाउन लाइक मदुरई विल नॉट बी सेम एज दैट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन लाइक ढाका, और अ पोर्ट लाइक सिटी, और अ टाउन दैट साइमल्टेनियसली सर्व्ड मैनी डिफरेंट फंक्शंस। तो पहले जो होते थे हमारे देश में, अंग्रेज़ों की गुलामी से पहले जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट होते थे ना, इंपॉर्टेंट शहर होते थे, वो टेम्पल टाउन्स हुआ करते थे। मतलब जो शहर जहाँ पर मंदिर हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाया करते थे। पर जब अंग्रेज़ आ गए उसके बाद क्या हुआ, जो पोर्ट्स के पास है, जो समुद्र के पास के शहर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि उनको सामान लाना था और अपने देश में ले जाना भी था। तो ढाका इस टाइम पे जो बांग्लादेश में है, तो वहाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। सूरत जो कि गुजरात में है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी तरह से उनके आसपास के शहर जो है काफ़ी उनके कंडीशंस बदलने लगी। मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ एमर्ज्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो वेस्टर्न वर्ड था, देखिए क्या है ना, सपोज करिए वर्ड है, तो इंडिया है इस वाले पार्ट में आता है, इस तरफ इंडिया आता है, और इधर का जो पार्ट है इसको इंडिया के कंपैरिजन में हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप कह सकते हैं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में आते थे। तो इसमें ना इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियाँ लगनी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी। इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर ग्रू रैपिडली इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी। तो ब्रिटेन में आपने मैनचेस्टर के बारे में सुना होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहले कहते थे कि जो मैनचेस्टर का कपड़ा है पूरे देश में, हमारे इंडिया में यही पहना जाता था, पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग इसका कपड़ा पहना करते थे। तो बहुत सारी फैक्ट्री थी मैनचेस्टर में, और काफ़ी सारे और भी टाउन्स थे, लीड्स वगैरह। तो 19th और 20th सेंचुरी के टाइम पे जो ब्रिटेन के जो शहर थे वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहे थे। As more and more people sought jobs, housing and other facilities in the places. However, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly in the 19th century. Why was this so? 19th-20th सेंचुरी के टाइम पर जो ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा शहर फल फूल रहे थे, बट इंडिया में ऐसा नहीं था। तो भाई ऐसा नहीं था तो क्यों नहीं था? देखिए यहाँ पर हमें अ व्यू ऑफ मछलीपट्टनम इन 1672 में देखिए मछलीपट्टनम, यहाँ पे हाथी पे लोग घूम रहे हैं और इस तरीके से लोग काम वाम कर रहे हैं, एक पिक्चर बना रखी है। तो 1672 के टाइम पर मछलीपट्टनम डेवलप एट अ इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन इन द 17th सेंचुरी। देखिए क्या होता है ना, अभी क्या चल रहा है, होपफुली आप लोग को बस पहले भी मैंने बता रखा है, जैसे कि अभी चल रही है 21st सेंचुरी, बट हम क्या लिखते हैं 2020, यानी कि जो हम साल लिखते हैं ना, उस सेंचुरी से आपको ऐसा लगेगा कि एक पीछे सा चल रहा है।
21st क्यों, क्योंकि 2000 तो बीत चुका है ना, तो 20th सेंचुरी तो ख़त्म हो चुकी है, हम 21st में चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप लोगों को 1672 लिखा जाए तो इसका मतलब है 17th सेंचुरी की बात यहाँ पर हो रही है। तो मछलीपट्टनम 17th सेंचुरी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई 18th सेंचुरी आते आते, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो पोर्ट है वो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में शिफ्ट कर दिए। ब्रिटिशर्स के मेन पोर्ट थे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, और जो मछलीपट्टनम था उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई थी। तो यही हमें इसमें बताया गया है। अब आता है प्रेसिडेंसी क्या होता है। क्या था ना, देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ना वहाँ पे ये लोग स्टेट्स, ये लोग राज्य नहीं बनाते थे, ये लोग कहते थे कि ये प्रेसिडेंसी है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कॉलोनियल इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसी। तो एक तरफ था बंगाल इस तरफ, फिर उधर आ गया बॉम्बे और नीचे की तरफ आ गया मद्रास। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास जो है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इन्होंने अपनी 3 प्रोविंसेस बना रखी थी, जहाँ पर जो है ईस्ट, देखिए क्या था ना, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इससे पहले के चैप्टर्स में भी, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे देश में ये अंग्रेज़ आए थे, ये लगभग 1604-5 के जो है टाइम पर आए थे। उस समय पर ये कोई ऐसा नहीं था कि ना राज करने आए थे, ये तो एक कंपनी की तरह आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। वहाँ की जो क्वीन थी ना, क्वीन एलिजाबेथ I, उसने एक चार्टर साइन किया था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था कि तुम जो ये है, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन से ईस्ट की साइड जो भी देश है उस पर तुम अपना आराम से व्यापार करो। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर ये टैक्स वैक्स नहीं पे करती थी, इसने अपनी आर्मी बना ली और धीरे धीरे हमारे देश पे कब्जा करना इसने शुरू कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारी अपनी फैक्ट्रीज डेवलप कर रही थी, कहाँ पर, अलग अलग जगह पर। तो बॉम्बे, मद्रास, बंगाल विच डेवलप्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता। तो सूरत का जो रीजन आज के टाइम पे जो महाराष्ट्र है ना और गुजरात है, वो पहले एक ही हुआ करता था, उसको हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा करते थे। तो प्रेसिडेंसीज का कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। इन लेट 18th सेंचुरी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास रोज एज द इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसी सिटीज़। तो प्रेसिडेंसी इलाके जहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स अपना कामकाज चलाया करते थे हमारे देश में, वो प्रेसिडेंसी सिटीज़ हुआ करती थी। दे बिकम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंसीज थी ना, ये ब्रिटिश पावर का एक सेंटर बन गई, मतलब ये ब्रिटिश पावर को दर्शाने का एक प्रतीक बन गई हमारे देश में। एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइन। तो छोटी छोटी सिटीज़ थी ना, जैसे कि हम लोगों ने देखा मछलीपट्टनम, ये जो है डिक्लाइन करने लगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज़ हमारे देश के व्यापार पे तो ध्यान देते नहीं थे, उनका तो इकलौता मकसद था हमारे देश से पैसा खसोटना। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी जो सिटीज़ थी ना वो डिक्लाइन होने लगी थी। मैनी टाउन्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड गुड्स डिक्लाइन ड्यू टू द ड्रॉप इन द डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। तो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे, मतलब सामान बनाने वाले जो शहर के इलाके हुआ करते थे, उनकी डिमांड ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले क्या होता था, राजा वगैरह, राजा के मंत्री वगैरह ये सारा का सारा सामान खरीद लिया करते थे। बट अब क्या हुआ, अब तो अंग्रेजी सरकार आ गई, वो तो उन्हें तो अपने जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लीव्स और अलग अलग इलाकों में, लंदन वगैरह में जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें से जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो तो उसका ही इस्तेमाल किया करते थे। जो हमारे देश की फैक्ट्रीज़ थी उनका तो इस्तेमाल ही नहीं होता था। तो जो हमारे देश के छोटे छोटे कारीगर थे ना, उनको बहुत नुकसान होने लगा था। ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स कुड नॉट सर्वाइव व्हेन फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू न्यू सेंटर्स। तो जो पुराने सेंटर्स थे ना, जहाँ पर ये सब सामान बनता था, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए? क्योंकि नए नए सेंटर्स आने लगे और उन पे खूब सारे, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इन पे सामान ज़्यादा बनने लगा, इन पे थोड़ी थोड़ी फैक्ट्रियाँ लगने लगी और जो छोटे शहर थे वो एक तरह से ख़त्म से होने लगे। सिमिलरली अर्लियर सेंटर्स ऑफ रीजनल पावर कोलैप्स्ड व्हेन लोकल रूलर्स वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इमर्ज। तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे राजाओं को तो हरा दिया था इन्होंने, अंग्रेज़ों ने, और वो हड़प ली है, तो वहाँ पे कोई पैसे वाला बचा ही नहीं सामान खरीदने के लिए, तो इसलिए शहरों का डी अर्बनाइजेशन हुआ। देखिए अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहर बसना। और अगर शहर जो पहले से बसे हुए थे वो शहर ख़त्म होने लगे और वो शहर गांव में कन्वर्ट होने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि ये तो डी अर्बनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से शहर अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो क्या हुआ? दिस प्रोसेस often described as डी अर्बनाइजेशन, क्योंकि पहले जो शहरों में काम हुआ करते थे अब वो नहीं होते हैं। सिटीज़ जैसे कि मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम वर डी अर्बनाइज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो काफ़ी सारे हम लोगों ने मछलीपट्टनम के बारे में देखा, हम लोगों ने सूरत के बारे में भी पढ़ा, और श्रीरंगपट्टनम जो कि किसकी कैपिटल थी? टीपू सुल्तान
तो ये मतलब टीपू सुल्तान का काफ़ी इन्फ्लुएंशियल एरिया था वहाँ पे। तो ये सारी की सारी जो शहर थे ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने लगे, काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें मतलब एक तरह से आप कहिए कि बर्बाद से होने लगे, और जो यहाँ पे लोगों के पास काम था वो ख़त्म होने लगा था 19वीं सेंचुरी आते आते। और अर्ली 20वीं सेंचुरी लगभग सिर्फ 11% सिटीज़ इंडियंस वर लिविंग इन सिटीज़। तो सिर्फ 11% देश की आबादी शहरों में रहती थी 20वीं सेंचुरी आते आते। मतलब बहुत ही कम लोग शहरों में रहते थे, ज़्यादातर लोग गाँव में ही रहा करते थे। बॉम्बे पोर्ट इन द 18वीं सेंचुरी। तो बॉम्बे पोर्ट, ये जो पिक्चर है बॉम्बे पोर्ट के 18वीं सेंचुरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ही उभर करके आया था। अर्बनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच मोर एंड मोर पीपल बिगेन टू रिसाइड इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब शहरों में रहना शुरू कर देते हैं उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। और डी अर्बनाइजेशन जब लोग शहर छोड़ करके अपने गाँव में जाके बसने लगे। अब आगे है देखिए, द हिस्टोरिक इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली बिकम अ डस्टी प्रोविंशियल टाउन इन द 19वीं सेंचुरी बिफोर इट वाज रीबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912। तो देखिए क्या हुआ, जो पहले मुगलों की कैपिटल हुआ करती थी वो एक तरह से धूल भरी सिटी के रूप में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि दिल्ली से तो सब कुछ हट चुका था। बट 1912 में अंग्रेज़ों ने दोबारा से दिल्ली को ही क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। और पहले, इससे पहले क्या राजधानी बनाई थी उन्होंने अपनी, बंगाल को अपनी राजधानी बना लिया था अंग्रेज़ों ने। फिर 1912 आते आते दिल्ली को फिर से राजधानी बना लिया गया। अब आता है हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से पहले कितनी दिल्ली हुआ करती थी जो हमारी राजधानियां हुआ करती थी। अब तो नई न्यू दिल्ली है ना कैपिटल। तो देखिए, यू नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। डिड यू नो दैट इट हैज़ बीन द कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। तो आप आज देखते हैं कि दिल्ली जो है हमारे देश की कैपिटल है। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अच्छा ये सबसे पतला ही है। तो दिल्ली जो है हम आज देखते हैं कि हमारे देश की न्यू दिल्ली कैपिटल है, पर आज से 1000 साल पहले भी दिल्ली ही अलग अलग राजाओं की कैपिटल रही थी। एज मैनी एज 14 कैपिटल्स वर फाउंडेड इन स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 60 स्क्वायर माइल्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो यमुना नदी के लेफ्ट बैंक पे, यमुना नदी के किनारे कई सारे जो है शहर बसाए गए और उन शहरों को क्या करा गया, राजधानी बनाया गया। द रिमेन्स ऑफ ऑल अदर सिटीज़ मे बी सीन ऑन अ विजिट टू द मॉडर्न सिटी ऑफ दिल्ली। जब आप मॉडर्न सिटी जाते हैं दिल्ली के तो वहाँ पे आपको जिसकी हौज खास देखने को मिलता है। और शाहजहानाबाद, काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पर आपको पहले कैपिटल हुआ करती थी अलग अलग राजाओं की। ऑफ दीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द कैपिटल सिटीज़ बिल्ट बिटवीन द 12th एंड द 17th सेंचुरी। तो 12th और 17th सेंचुरी के टाइम पर अलग अलग कैपिटल्स बसाई गई थी दिल्ली में ही। तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया है, द इमेज ऑफ शाहजहानाबाद इन द मिड 19th सेंचुरी द इलस्ट्रेटेड। तो ये देखिए, ये सिटी है शाहजहानाबाद, ये दिखा रखा है हमें पिक्चर में। तो रेड फोर्ट है लेफ़्ट साइड में और सिटी का इलाका है। फिर चांदनी चौक है, देखिए रेड फोर्ट है, फिर चांदनी चौक है, और फिर यमुना बह रही है, और फिर दरियागंज है। दरिया का मतलब होता है रिवर, गंज का मतलब होता है मार्केट। दरियागंज का मतलब होता है जो रिवर के अराउंड जो मार्केट लगाया जाता है उसको हम लोग दरियागंज कहते हैं। इंपॉर्टेंट कैपिटल्स जो हैं बनाए गए हैं अलग अलग टाइम पर 12 से लेकर 17th सेंचुरी तक। मोस्ट स्प्लेंडेड, काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा कैपिटल हमें देखने के लिए मिलता है, द मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ ऑल वाज बिल्ड बाय शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा जो कैपिटल बनाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। शाहजहानाबाद वाज बिगन इन 1639 एंड कंसिडर्ड ऑफ अ फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स इन द सिटी एडजॉइनिंग इट। तो शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी शाहजहानाबाद, जो कि बननी स्टार्ट हुई थी कैपिटल 1639 में। उसमें काफ़ी सारे फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स थे, काफ़ी सारे जो है किले बनाए गए थे और उसके आसपास मतलब पूरा शहर बसाया गया। लाल किला और रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन कंटेन्ड द पैलेस कॉम्प्लेक्स। तो जो पैलेस कॉम्प्लेक्स था उसमें क्या था, रेड फोर्ट। पैलेस कॉम्प्लेक्स मतलब पैलेस के आसपास वाला जो इलाका था। तो लाल किला रेड फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन से वो बना हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ पे टू इट्स वेस्ट ले द वॉल्ड सिटी विथ 14 गेट्स। तो उसके वेस्ट साइड में वॉल्ड सिटी थी। वॉल्ड सिटी मतलब जो देखिए वॉल्ड सिटी होती है जिसके बीच में सिटी है और हर तरफ उसके दीवारें हैं ताकि उसको किसी भी अटैक से बचाया जा सके। फिर आपको वहाँ पे चांदनी चौक मिलेगी, फैज़ बाज़ार मिलेगा। एंड वर ब्रॉड इनफ फॉर रॉयल पोजेशन टू पास। तो इतनी चौड़ी थी कि जो रॉयल पोजेशंस होते हैं, जो राजा अपने हाथी घोड़ों और इन सबके
साथ हाथी घोड़ा पालकी से निकलते थे, तो वो देखा जा सके। और इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें वहाँ पे थी। अ कैनाल रन डाउन द सेंटर ऑफ द चांदनी चौक। कैनाल होता है एक आर्टिफिशियल नदी सी बहती थी चांदनी चौक के पास के इलाके से। सेट अमिड्स डेंसली पैक्ड मोहल्लाज एंड सेवरल डजन बाजार, तो काफ़ी सारे बाजार थे, काफ़ी सारे मोहल्ले थे। द जामा मस्जिद वॉज अमंग द लार्जेस्ट एंड द ग्रैंडेस्ट मॉस्क इन इंडिया। तो जामा मस्जिद जो है वो वन ऑफ द सबसे बड़े मॉस्क, सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है। देयर वर नो प्लेस हायर देन दिस मॉस्क विद इन द सिटी देन। उस समय पर मॉस्क जो था, उस समय जो ये मस्जिद था ना जामा मस्जिद, इससे ऊंची कोई भी जगह सिटी में नहीं थी। सेट अमिड्स डेंसली पैक्ड मोहल्ला वगैरह ये सब इसमें बताया गया है। दिल्ली ड्यूरिंग जो शाहजहाँ के टाइम पे वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर। तो जो दिल्ली थी ना उस समय की, वो सूफ़ी कल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश हो रहा था जब शाहजहाँ यहाँ का राजा था। जैसे कि दरगाह, खानखां, ईदगाह काफ़ी सारे बनाए गए। भी देखिए क्या क्या होते हैं। ओपन स्क्वायर्स मतलब एक जैसे चौपाल तरह के लगाए जाते थे। विंडिंग लेन्स, क्वाइट कल्ले सैक्स एंड वाटर कैनाल्स वर द प्राइड ऑफ दिल्लीज रेजिडेंट। तो काफ़ी सारे मतलब नदियाँ वगैरह कैनाल्स बना दिए गए थे यमुना नदी से पानी ले लेके, ताकि लोगों को आसानी से पानी मुहैया कराया जा सके। दरगाह क्या होता है? तो टूम्ब ऑफ अ सूफी सेंट, जैसे कि सूफी संत जिनकी डेथ हो जाती है उनकी एक तरह से दरगाह बना दी जाती है जहाँ पर लोग जाकर के चद्दर वगैरह चढ़ाते हैं। खानखा क्या होता है? अ सूफी लॉज ऑफन यूज्ड एज अ रेस्ट हाउस फॉर ट्रेवलर्स। तो यहाँ पर जैसे कि लोग जो अलग अलग जगह से आते थे वो वहाँ पर आकर के रुक सकते थे, उनको हम लोग खानका कहते थे। यहाँ पे सेंट की, सूफी संतों की बातें भी सुनते थे। ईदगाह, ओपन प्रेयर प्लेस ऑफ मुस्लिम प्राइमरली मेंट फॉर ईद प्रेयर्स। तो ईदगाह जहाँ पे सब लोग बैठ करके ईद की प्रेयर कर सकते थे। कुलदेसक, स्ट्रीट विद अ डेड एंड। तो कुलदेसक ऐसी मतलब जो अंत हो रहा है, उसके आगे कुछ नहीं है। डेड एंड होते हैं ना कि घर होता है मतलब बिल्कुल उसके आगे रास्ता नहीं जा रहा होता, तो वो कुलदेसक बोलते थे उसे। तो नो वंडर दैट द जो पोएट थे मीर ताकी मीर ने कहा था, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आरंट वेयर स्ट्रीट्स, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। तो उन्होंने कहा था कि मतलब इतनी खूबसूरत है वहाँ की सड़कें दिल्ली की, ऐसा लगता है जैसे कि किसी पेंटर की कोई एल्बम हो या फिर कोई पेंटिंग हो। किसने कहा था? ये कहा था मीर ताकी मीर ने। येट इवन दिस वॉज नो आइडियल सिटी, कोई आइडियल सिटी नहीं थी। एंड इट्स डिलाइट्स वर एन्जॉय ओनली बाय सम। तो आइडियल सिटी नहीं थी कि सबके सब सारी की सारी अच्छी चीज़ें एंजॉय करें। कुछ लोग ही जो खूब पैसे वाले हुआ करते थे, राजा के नोबेल्स, वही इन सब चीज़ों को एंजॉय किया करते थे। देयर वॉज अ शार्प डिवीजन बिटवीन द रिच एंड पुअर। अमीर और गरीब के बीच में बहुत ही बड़ा भेदभाव था। हवेली और जो मेंशंस होते थे ना, interspersed with the far more numerous mud houses of the poor. The colorful word of poetry and dance was usually enjoyed only by men. तो क्या होते थे? हवेलियाँ होती थी, हवेलियों से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मिट्टी के घर मिलते थे देखने के लिए हमें। और जो ये कलरफुल से डांसेस एंड म्यूज़िक ये जो है आदमी ही इनको एंजॉय किया करते थे। फॉर मोर सेलिब्रेशन एंड पोजेशंस ऑफन लेड टू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो पोजेशंस होते थे, प्रोसेशंस निकाले जाते थे, और ये सब जो चीज़ें होती है ना, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दंगे भी भड़क जाया करते थे। तो ये जामा मस्जिद का फ़ोटो है। दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया विद मीनार एंड फुल डोम्स। तो मीनार फुल डोम जो है जामा मस्जिद में बनाए गए थे। श्राइन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया की श्राइन भी है दिल्ली में। अब आगे आता है द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का बनना। मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, इसके बारे में हमें क्या बताया गया है? 1803 में ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठा। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज कलकत्ता, मुगल एम्परर वॉज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस फोर्ट इन द। तो देखिए क्या था, 1803 तक जो है ब्रिटिश ने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने मराठों को हरा दिया था। मगर ब्रिटिश की कैपिटल तो कलकत्ता में थी, तो उन्होंने मुगल एम्परर को, ठीक है भाई तुम रह लो हम तो कलकत्ता में, तो तुम दिल्ली के रेड फोर्ट पे रह सकते हो। बट उसकी कुछ चलती वलती तो थी नहीं मुगल एम्परर की, जब अंग्रेज हमारे देश में जीत चुके थे सब कुछ। मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911। जो मॉडर्न सिटी जिसे आज हम जानते हैं वो 1911 के बाद ही जो है बननी शुरू हुई थी, क्योंकि 1912 में ही तो अंग्रेज़ों ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। डिमोलिशिंग पास्ट, तो पास्ट को डिमोलिश करना, ख़त्म करना। बिफोर 1857 डेवलपमेंट्स इन दिल्ली वर somewhat different from those in other colonial city। तो 1857 से पहले जो दिल्ली में थी ना, जो डेवलपमेंट हो रही थी, वो बाकी कॉलोनियल सिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, लिविंग स्पेसेस ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स वर शार्पली सेपरेटेड। तो जो बंगाल में, मद्रास में, कोलकाता में जहाँ पर अंग्रेज़ रहते हैं और जहाँ पर बाकी लोग रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, वो काफ़ी अलग अलग इलाके हुआ करते थे। इंडियंस काफ़ी सारे ब्लैक एरियाज़ में, मतलब ख़राब एरियाज़ में रहा करते थे, और ब्रिटिश जो है वो वेल लेड आउट
वाइट एरियाज़। तो हम इंडियंस जो थे वो तो ब्लैक एरियाज़ में रहते थे, काले इलाकों में, हाँ, और अंग्रेज़ वाइट एरियाज़ में रहते थे, गोरी चमड़ी के थे ना। तो देखिए, इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्दियर इंडियंस इन द वॉल्ड सिटी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के टाइम पर दिल्ली में जो अंग्रेज़ रहते थे, वो जो अमीर इंडियंस थे ना, वॉल्ड सिटी वाला जो इलाका था, जो शाहजहाँ ने कि हर तरफ चारों तरफ दीवारें हैं और खूबसूरत है बड़ा इलाका वो दिल्ली का, तो वहाँ पर अंग्रेजी शासक, अंग्रेज और कुछ अमीर इंडियंस रहा करते थे। ब्रिटिश लर्न टू एन्जॉय उर्दू, पर्शियन कल्चर एंड पोएट्री एंड पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल्स। तो ब्रिटिशर्स उर्दू पर्शियन सीखने लगे, कल्चर भी सीखने लगे, और जो लोकल फेस्टिवल्स थे उनमें भी अंग्रेज़ों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज इन 1792 लेड टू ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लारिंग इन द साइंस एज वेल एज ह्यूमैनिटीज़ लार्जली इन द उर्दू लैंग्वेज। मैनी रेफर टू द पीरियड ऑफ 1830 से 57 एज अ पीरियड ऑफ दिल्ली रेनेसा। तो जो दिल्ली कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ना 1792 में, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि उर्दू लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा लोग सीखने लगे थे और काफ़ी अच्छी इसमें डेवलपमेंट होने लगी थी। तो दिल्ली रेनेसा, देखिए रेनेसा का मतलब होता है एक नई रोशनी आ जाना, ऐसे जैसे यहाँ पे गुल फरोशान अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। तो अभी आगे आएगा, अभी देख लेते हैं। रेनेसा लिटरली रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। तो ज्ञान का और कला का दोबारा से रीबर्थ हो जाना, इसको हम लोग रेनेसा कहते हैं। इट इज़ अ टर्म ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन देयर इज़ ग्रेट क्रिएटिव एक्टिविटी। मतलब बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्रिएटिव, तो उसको हम रेनेसा कहते हैं। तो सारा का सारा 1857 के बाद चेंज हो गया। रिवोल्ट के बाद जो है रिबेल्स ने सिटी को अपने कब्जे में कर लिया था। बहादुर शाह को परसुएड करने के बाद, हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा है, तो दिल्ली रिमेंड अंडर रिबेल कंट्रोल फॉर 4 months। 4 महीने तक जो है रिबेल्स अंग्रेज़ों की नज़रों में, हमारी नज़रों में तो देशभक्त थे ना वो। तो एनसीईआरटी में देखिए रिबेल्स लिखा हुआ है, गलत बात है बहुत। जो हमारे देश के सैनिक थे उनके कब्जे में, उनके कंट्रोल में रहा था, कब्जे में भी क्यों कहें, कंट्रोल में रहा था दिल्ली 4 महीनों तक। ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं wreaking vengeance on the street of दिल्ली। तो 1857 में तो 4 महीने तक तो उनके कंट्रोल में था ना हमारे देश के सिपाहियों के, फिर उसके बाद दोबारा से उनको हरा दिया गया था, फिर खूब मारपीट करी गई थी दिल्ली की सड़कों पर अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर आगे है कि ये सब तो चेंज हो गया था। फिर आगे इसमें हमें बताते हैं व्हेन द ब्रिटिश रीगेन द सिटी। जब ब्रिटिशर्स ने दोबारा से सिटी पर अपना कंट्रोल कर लिया था, उन्होंने एक कैंपेन चला दिया था रिवेंज का, प्लंडर का। रिवेंज का मतलब होता है बदला, प्लंडर का मतलब होता है बर्बादी और पूरा बदला लेने का उन्होंने एक सिलसिला चला दिया था। फेमस पोएट गालिब जो हैं उन्होंने इस विटनेस किया था, इस टाइम को देखा था। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब द रेनसेकिंग मतलब तबाही मचाने को दिल्ली में, जो 1857 के बाद हुई थी। व्हेन द एंग्री लायंस मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं जब वो एंटर किए ना टाउन में, दे किल्ड द हेल्पलेस एंड बर्न्ड हाउसेस। Hordes of men and women, commoners, noblemen poured out of Delhi from the 3 gates and took shelter in small communities and tomb outside the city। तो इन्होंने बताया कि बिल्कुल शेरों की तरह ही आ गए थे, किसी को नहीं देख रहे थे, चाहे औरत हो, आदमी हो, बच्चे हों, नोबल हो, हर किसी को मारा जा रहा था। दिल्ली के लोग 3 गेटों से बाहर निकले और छोटे छोटे सिटीज़ में जाकर के दिल्ली के बाहर वो जाने लगे। टू प्रिवेंट अनदर रिबेलियन ब्रिटिश एक्साइल्ड बहादुर शाह टू बर्मा। तो ताकि दोबारा से रिबेलियन ना हो, दोबारा से विद्रोह ना हो, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहादुर शाह जफ़र जो कि लास्ट मुगल एम्परर भी हैं, उनको म्यांमार ले गए और उनके कोर्ट को डिसमेंटल कर दिया, उनका जो दरबार था उसको ख़त्म कर दिया गया। रेज्ड सेवरल ऑफ द पैलेसेस, क्लोज डाउन गार्डन्स एंड बिल्ड बैरक्स फॉर ट्रूप्स इन द प्लेस। तो जो गार्डन थे उनको बंद कर दिया गया, उनके महल वहल सब ख़त्म कर दिए और अपने जो है वो होते हैं ना सैनिक सब में बैठा दिए। लुकिंग आउट फ्रॉम जामा मस्जिद फोटोग्राफ। तो जामा मस्जिद के बाहर ऐसा दिखता था 1858 में दिल्ली। ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इस मुगल पास्ट। ब्रिटिश चाहते थे कि जो ये दिल्ली है वो बिल्कुल भूल ही जाए मुगलों के पास्ट के बारे में। एरिया अराउंड द फोर्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स। तो एरिया जो फोर्ट के अराउंड जो गार्डन्स थे सब खत्म कर दिए गए। पवेलियंस एंड मॉस्क थ्रू 2 टेम्पल्स वर लेफ्ट इंटैक्ट। मतलब इन्होंने क्या किए, टेम्पल्स तो नहीं उजाड़े बट मस्जिद काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर दी गई थी। जैसे मुगलों ने पहले मंदिरों को तोड़ के तो ज़्यादातर हमारे देश में मस्जिदें बनाई गई हैं। तो देखिए ब्रिटिश वांटेड अ क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ब्रिटिश को पूरा क्लियर ग्राउंड चाहिए था सिक्योरिटी के लिए। मॉस्क इन पर्टिकुलर वर ईदर डिस्ट्रॉयड और पुट
फॉर अदर यूज़। तो मॉस्क को, मस्जिदों को या तो बर्बाद कर दिया गया या फिर उनको अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल करने लगे। इंस्टेंस के लिए ज़िनात अल मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू बेकरी। तो ज़िनात अल मस्जिद था, उसको एक बेकरी में कन्वर्ट कर दिया गया। बेकरी होती है ना यहाँ पे बिस्किट्स और ये सब। नो वर्कशॉप वॉज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर 5 years। वर्कशॉप नहीं, वर्कशॉप मतलब जामा मस्जिद में 5 साल तक कोई भी पूजा, मतलब ये लोग जो मतलब मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो नहीं करने दी गई। 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डिमोलिश। 1/3 जो दिल्ली था उसे बर्बाद कर दिया गया। एंड इट्स कैनाल्स वर फिल्ड अप। और इसके जो कनाल्स थे ना दिल्ली में, बहुत ज़्यादा पानी के अच्छे से वो होता था, सबको फिल्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इन 1870s द वेस्टर्न वॉल्स of Shahjahanabad were broken to establish the railway line and to allow the city to expand beyond the walls। तो दीवारें तोड़ दी गई, जो शाहजहानाबाद की दीवारें थी वो तोड़ दी गई और वहाँ पे रेलवे लाइन निकाली गई ताकि शहर को और बड़ा किया जा सके। ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइंस एरिया दैट केम अप इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ वाली साइड में सिविल लाइंस का एरिया बनाया गया जहाँ पे खूब बड़े बड़े मतलब महल, मतलब खूब बड़े बड़े घर टाइप के बनाए गए, वहाँ अंग्रेज़ों ने रहना शुरू कर दिया। अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वॉल्ड सिटी। वॉल्ड सिटी का जो इलाका था शाहजहानाबाद का, जहाँ पे इंडियंस रहते थे, हिंदुस्तान के, हमारे देश के लोग रहते थे, उनसे दूर रहना चाहते थे ये लोग। दिल्ली कॉलेज वॉज टर्न इनटू अ स्कूल एंड शट डाउन इन 1877। तो जो दिल्ली कॉलेज था उसको पहले स्कूल बनाया और 1877 में उसको भी बंद कर दिया गया। अब आता है प्लानिंग ऑफ न्यू सिटी। आपका नहीं प्लानिंग ऑफ न्यू सिटी है ना, बिल्कुल अलग ही है कि किस तरीके से प्लानिंग की गई थी दिल्ली की। तो ये हम ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।